हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू क्लियर क्लासेस। तो जो आज हम पढ़ने वाले हैं वो है क्रोमोसोम्स एंड इट्स स्ट्रक्चर। ठीक है। ये जो टॉपिक है मैंने सेल डिवीजन वाले चैप्टर में से उठाया है। ठीक है। तो हम लोग सेल डिवीजन को जानने से पहले हम लोग क्रोमोसोम्स जानना बहुत ही आवश्यक है, तभी हम लोग सेल डिवीजन में अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है। तो आइए हम लोग टॉपिक स्टार्ट करते हैं। तो ये आखिर क्रोमोसोम्स क्या होता है, किन किन चीजों से बनता है, इसका स्ट्रक्चर कैसा है, ठीक है, सब हम आज जानेंगे। तो इसको जानने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा क्रोमैटिन फाइबर्स के बारे में। क्रोमैटिन फाइबर्स मैंने सेल वाले चैप्टर में आपको थोड़े बहुत बारे में इसके बारे में बताया था। जो नहीं देखा है वीडियो वो देख सकता है, प्लेलिस्ट में है। तो ये क्रोमैटिन फाइबर्स क्या होते हैं, सबसे पहले देखिए, ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स हैं। क्या है? ये है थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर। कहाँ पाए जाते हैं? तो ये पाए जाते हैं न्यूक्लियस में। ठीक है। तो ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स है और न्यूक्लियस में पाए जाते हैं। जैसे आपने चाउमीन देखा होगा, नूडल्स, एकदम सेम टू सेम वैसे ये न्यूक्लियस में पाए जाते हैं क्रोमैटिन फाइबर्स। ठीक है। और ये किन किन चीजों से बना रहता है? देखिए, ये बना रहता है डीएनए से और हिस्टोन्स से। किससे? डीएनए और हिस्टोन्स से ये बना रहता है। हिस्टोन्स क्या होता है? हिस्टोन्स एक प्रोटीन्स है। ठीक है, इसके बारे में अभी आगे जानेंगे। ठीक है। ये डीएनए क्या होता है, इसका फुल फॉर्म आप कमेंट में लिख के भेजिएगा। ठीक है, डीएनए के बारे में। तो ये क्रोमैटिन फाइबर्स क्या है? थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स है। और कहाँ पाए जाते हैं? न्यूक्लियस में पाए जाते हैं। देखिए कैसे, जैसे मैं एक रफ डायग्राम बनाता हूँ न्यूक्लियस का। जैसे ये न्यूक्लियस का न्यूक्लियर मेम्ब्रेन हो गया, ये न्यूक्लियस का न्यूक्लियर पोर हो गए। ठीक है। अब देखिए, ये है न्यूक्लियोलस। अब यहाँ पे देखिए, जो ये दिखाई दे रहा है एकदम कॉम्प्लेक्स थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है। कुछ समझ में तो आ नहीं रहा होगा एकदम, इसके बारे में दिख रहा है कैसा दिख रहा है, एकदम यही है क्रोमैटिन फाइबर्स। ठीक है, इसी को क्रोमैटिन फाइबर्स बोलते हैं। हम जानते हैं कि सेल बहुत ही छोटा होता है, जिसको हम लोग नेकेड आई से नहीं देख सकते। अब सोचिए, उस इतने छोटे से सेल में और छोटा न्यूक्लियस, और उस और छोटे न्यूक्लियस में ये क्रोमैटिन फाइबर्स पाए जाते हैं। क्या आपको पता है कि क्रोमैटिन फाइबर्स एक सिंगल न्यूक्लियस में कितना इसका लेंथ हो सकता है? देखिए, इसका लेंथ हो सकता है 2 से 3 मीटर, मीटर तक हो सकता है। सोचिए कितना ये अपने आप को अंदर कितना कंडेंस होगा ये, कि ये 2 से 3 मीटर का लंबा हो सकता है। जब उसको खींच के लंबा किया जाएगा तो इसका 2 से 3 मीटर तक लंबा ये हो सकता है क्रोमैटिन फाइबर्स। ठीक है। अब ये देखिए कि एक एडल्ट ह्यूमन बीइंग है, उसके में लगभग 40 से 50 ट्रिलियन सेल्स होते हैं। क्या? 40 से 50 ट्रिलियन सेल्स होते हैं एक ह्यूमन बीइंग में। अगर इन सभी सेल्स में से क्रोमैटिन फाइबर्स निकाल दिया जाए, जोड़ दिया जाए और उसके बाद उसको स्ट्रेच किया जाए, जानते हैं उसका लेंथ कितना हो जाएगा? आपको विश्वास नहीं होगा। जितना सन और अर्थ के बीच में का जो डिस्टेंस होता है ना, उससे 300 गुना अधिक हो जाएगा उसका डिस्टेंस। सोचिए आखिर वो कितना बड़ा होगा क्रोमैटिन फाइबर्स। जब हम लोग सेल को एक माइक्रोस्कोप में देखते हैं तो उस सेल का जो न्यूक्लियस है दिखाई नहीं देता है कभी कभी। चाहे जो न्यूक्लियस का जो अंदर का स्ट्रक्चर है वो नहीं दिखाता, वो नहीं दिखाई देता है, पर न्यूक्लियस दिखाई देता है। उस कंडीशन में हम लोग क्या करते हैं, तो जो सेल है उसको हम लोग स्टेन करते हैं। स्टेनिंग का मतलब क्या हो गया? कुछ कलरिंग केमिकल्स होते हैं, कुछ कलरिंग एजेंट्स होते हैं, जिसको हम लोग सेल के ऊपर रख देते हैं। उसके बाद जो सेल के जो अंदर के स्ट्रक्चर्स है उसको एब्जॉर्ब कर लेते हैं। ठीक है, उसको एब्जॉर्ब कर लेते हैं और उसके वो आसानी से दिखाई देने लगते हैं। वैसे ही जो क्रोमैटिन फाइबर्स हैं वो उन कलर्स को एब्जॉर्ब कर लेते हैं। ठीक है, जिसके बाद ये क्रोमैटिन फाइबर्स दिखाई देने लगते हैं। तो जो ये स्ट्रक्चर है कब दिखाई देता है जानते हैं? सेल डिवीजन के जस्ट पहले ये कुछ ऐसा दिखाई देता है। सेल डिवीजन के पहले, बिफोर सेल डिवीजन। ठीक है, सेल डिवीजन के पहले आपको ये क्रोमैटिन फाइबर्स ऐसा दिखाई देगा। पर पर जब सेल डिवीजन आ जाएगा, जब सेल डिवीजन आ जाएगा तो ये जो क्रोमैटिन फाइबर्स है ना, कुछ इतने गंदे तरीके से, बेकार तरीके से नहीं दिखाई देते, बहुत ही ब्यूटीफुली दिखाई देते हैं। आइए जानते हैं कैसे। और उस कंडीशन में
उन क्रोमैटिन फाइबर्स को जो अच्छे से एकदम अपने आप को ढाल लेते हैं, सेल डिवीजन में घुसते ही, तो उस समय हम लोग उनको क्या कहते हैं वो भी जानेंगे। ठीक है, तो मैंने कुछ ऐसा डायग्राम बनाया था ना, ऐसा। ठीक है, ये न्यूक्लियोलस, ये ठीक है, ये ऐसे है। मान लीजिए एक सेल है और इसमें ये देखिए क्या है, ये क्या है, ये है सेंट्रोसोम। ये दोनों क्या है, सेंट्रोसोम। सेंट्रोसोम के बारे में मैंने सेल डिवीजन में थोड़ा बताया था, सॉरी सेल डिवीजन में, सेल वाले चैप्टर में मैंने इसके बारे में बताया था, सेंट्रोसोम के बारे में थोड़ा। हम लोग आगे भी जानेंगे जब सेल डिवीजन का जब प्रोसेस पढ़ेंगे, सेंट्रोसोम के बारे में डिटेल में जानेंगे हम लोग। इस समय इतना ही जान लीजिए कि सेंट्रोसोम है, और ये दोनों जो डॉट डॉट टाइप का दिखाई दे रहा है स्फेरिकल शेप में, ये क्या है, ये है सेंट्रियोल। सेंट्रियोल्स, जो सिर्फ और सिर्फ एनिमल सेल्स में ही पाए जाते हैं। इसके बारे में मैंने सेल चैप्टर में बताया है। ठीक है, ये क्या है, ये है आपका क्रोमैटिन फाइबर्स बिफोर सेल डिवीजन। कब, बिफोर सेल डिवीजन, जब जस्ट जब सेल डिवीजन जस्ट आने वाला रहता है, देखिए कैसा होता है, कुछ ऐसे। ये आपका ऐसे हो गया सेल, मान लीजिए कुछ ऐसे, और उसके बाद ये देखिए, ये आपका न्यूक्लियस, न्यूक्लियोलस, और जो ये है ना, ये कुछ और अच्छी तरीके से हो जाता है, कुछ ऐसे देखिए। थोड़ा दूर दूर हो गया है ना, दिख रहा है, थोड़ा दूर दूर हो गया है, और यहाँ पे देखिए एकदम अपने पास में एकदम सिकुड़ा हुआ है, और यहाँ पे थोड़ा दूर दूर हो गया है। और जो ये है, जो सेंट्रोसोम है, उसमें क्या होता है ना, कुछ आपको कुछ थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स यहाँ पे भी दिखाई देने लगेंगे उस समय। जो ये है, उसमें आपको कुछ ऐसे ऐसे दिखाई देने लगेगा, हल्का हल्का, ऐसे देखिए, ऐसे कुछ ऐसा हल्का हल्का दिखाई देने लगेगा। आखिर ये है क्या, कुछ थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, आखिर ये है क्या, इसको मैं अच्छे से बनाता हूँ। देखिए, ये ऐसे, ठीक है, और ये वाला यहाँ का, ठीक है। और जो ये है, जो दो सेंट्रियोल्स है ना, वो एक दूसरे से कनेक्शन के लिए देखिए कैसे होता है, कुछ ऐसे, कुछ थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर अपने आप को बनाने लगते हैं। ठीक है, और उसी थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर को हम लोग बोलते हैं स्पिंडल फाइबर्स। क्या बोलते हैं, स्पिंडल फाइबर्स। तो स्पिंडल फाइबर्स आखिर होते क्या है, स्पिंडल फाइबर्स वो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है जो से दो सेंट्रोसोम के, जो दो सेंट्रोसोम के सेंट्रियोल्स को जोड़ने का काम करते हैं। कौन, स्पिंडल फाइबर्स। ये तो बिफोर सेल डिवीजन, और ये नियर सेल डिवीजन, नियर सेल डिवीजन। ठीक है, जब सेल डिवीजन जस्ट आने वाला था, तो ये कुछ ऐसा दिखाई देने लगा। अब देखिए, जब सेल डिवीजन में जब घुस गया है तो कैसा हुआ है, देखिए, ये सेल न्यूक्लियोलस। अब जो ये है, जो ये था ना क्रोमेटिन फाइबर, अब देखिए कुछ कैसा ऐसा दिखाई देगा। देख रहे हैं कैसे दिखाई दे रहा है, कितना ब्यूटीफुली बना लिया अपने आप को ना। और जो सेंट्रोसोम है, जो सेंट्रियोल्स है, वो थोड़ा ऊपर चले आ रहे हैं। ठीक है, दिख रहा है ना। और जो ये जो जो क्रोमेटिन फाइबर्स है, वो अपने आप को इतने ब्यूटीफुली अरेंज कर लिए हैं ना, इसी को बोलते हैं क्रोमोसोम। क्या बोलते हैं, ये क्या है, क्रोमोसोम्स है। ठीक है, तो हम लोग क्रोमोसोम को कैसे डिफाइन कर सकते हैं, देखिए, द सिंप्लीफाइड डेंस क्रोमैटिन फाइबर्स। ठीक है, सिंप्लीफाइड डेंस क्रोमैटिन फाइबर्स को क्या बोल सकते हैं हम लोग, क्रोमोसोम्स। कब, ड्यूरिंग ड्यूरिंग सेल डिवीजन। तो सेल डिवीजन के समय ही ऐसा दिखाई देते हैं। ठीक है, तो ये हो गया क्रोमोसोम्स। आइए और अच्छे से जानते हैं क्रोमोसोम्स के बारे में, एकदम
उसके पास चलते हैं, क्रोमोसोम के पास एकदम चलते हैं, देखते हैं कैसा होता है। ठीक है, आइए ये देखिए, ये है हम लोग का सिंगल क्रोमोसोम। क्या है? सिंगल क्रोमोसोम। क्रोमोसोम दो शब्द से बना है, देखिए ये क्रोमा का मतलब कलर्ड, क्रोमा, और ये सोमा। ठीक है, क्रोमा का मतलब कलर्ड और सोमा का मतलब बॉडी। ठीक है, तो इस तो क्रोमोसोम का मतलब होता है कलर्ड बॉडी। तो आखिर हम लोग क्रोमोसोम को कलर्ड बॉडी क्यों बोलते हैं? भाई हम क्यों बोले इसको कलर्ड बॉडी? क्योंकि मैंने बताया था अभी ना आपको, क्योंकि जब स्टेन किया जाता है तो क्या होता है, कलर एब्जॉर्ब कर लेता है। वही क्रोमेटिन फाइबर्स भी करता है, वही क्रोमेटिन फाइबर्स तो ना क्रोमोसोम बने हैं। इसीलिए इसको जो क्रोमोसोम है, इसीलिए इसको कलर्ड बॉडी कह दिया गया। ठीक है, समझ में आ गया? तो ये देखिए एक सिंगल क्रोमोसोम है, तो ये है क्या, आखिर में है क्या? देखिए ये जो क्रोमैटिन फाइबर्स थे ना, ये क्रोमैटिन फाइबर्स देखिए अपने आप को कैसे ढाल लिए हैं, क्रोमैटिन फाइबर्स है। ठीक है, और जो दो क्रोमैटिन फाइबर्स हैं वो देखिए यहाँ पे एक पॉइंट से जुड़े हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं सेंट्रोमियर। क्या बोलते हैं? सेंट्रोमियर। तो हम लोग सेंट्रोमियर का कैसे डिफिनेशन दे सकते हैं कि सेंट्रोमियर इज अ पॉइंट एट विच ऑल द क्रोमैटिन फाइबर्स अरेंज टू फॉर्म क्रोमोसोम लाइक स्ट्रक्चर। ठीक है, क्रोमोसोम ऐसा भी दिखाई देता है, ऐसा देखिए, इसमें आता है। यहाँ पे तो मैंने सिंगल दिखाया ना, पर यहाँ पे क्या डबल हो गया, डबल। इसको क्या कहते हैं, यहाँ पे दो क्रोमोसोम है, ये एक सिंगल क्रोमोसोम और यहाँ पे दो क्रोमोसोम है। और जो ये है ना, जो ये डुप्लीकेट करके दूसरा बनाया है। कैसे डुप्लीकेशन होता है मैं आगे बताऊंगा। ठीक है, डुप्लीकेट करके सिस्टर क्रोमैटिड्स बना दिया है। क्या? सिस्टर क्रोमैटिड्स बना दिए हैं। ठीक है, तो हम लोग क्रोमोसोम के स्ट्रक्चर बारे में क्या पढ़े? तो ये जो दोनों है, ये क्रोमैटिन फाइबर्स है, और जो बीच का जो इससे कनेक्शन करता है वो है सेंट्रोमियर। तो आखिर किसने क्रोमोसोम का डिस्कवरी किया था, किसने सबसे पहले क्रोमोसोम को देखा था? तो वो थे वॉल्टर वॉल्टर फ्लेमिंग। तो एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि क्रोमोसोम को सबसे पहले किसने नोटिस किया था? वो है वॉल्टर फ्लेमिंग। ठीक है, किसमें नोटिस किया था, किसमें? तो लार्वे ऑफ सलामांडर। सलामांडर के लार्वे में, लार्वे मतलब उसका जो ग्रोइंग स्टेज है एक। ठीक है, लार्वे ऑफ सलामांडर में वॉल्टर फ्लेमिंग ने क्रोमोसोम को सबसे पहले डिस्कवर किया था। ठीक है, सलामांडर एम्फीबियन है, एम्फीबियन। ठीक है, ये हो गया इसका स्ट्रक्चर है, ये क्रोमोसोम का ये स्ट्रक्चर है। ये इसका डिस्कवरी के बारे में हो गया, वॉल्टर फ्लेमिंग। जो सेंट्रोमियर है ना, यही स्पिंडल फाइबर्स बनाता है। क्या बोला हूं मैं? सेंट्रोमियर मेक स्पिंडल फाइबर। स्पिंडल फाइबर के बारे में हम लोग सेल डिवीजन जब पढ़ेंगे ना, और भी अच्छे से जानेंगे। ठीक है, तो सेंट्रोमियर मेक स्पिंडल फाइबर। स्पिंडल फाइबर का काम क्या है कि जो दो सेंट्रियोल्स है उनको जोड़ना, और जो सेंट्रियोल्स का काम क्या है कि वो सेल डिवीजन में मदद करते हैं। ठीक है, ये हो गया क्रोमोसोम का जस्ट आउटर स्ट्रक्चर है। ठीक है, आखिर ये क्रोमोसोम बना किन किन चीजों से बना है? आखिर ये क्रोमोसोम किन किन चीजों से बना है कि ऐसा दिखाई दे रहा है? ठीक है, आइए वो भी जानते हैं, और कैसे कैसे बना है, इसका स्ट्रक्चर कैसे है, वो भी हम लोग देखेंगे। ठीक है, मैंने अभी आपको शुरू में बताया था कि जो क्रोमैटिन है, क्रोमैटिन वो दो चीजों से बना है। डीएनए, इसका फुल फॉर्म आप कमेंट में लिख दीजिएगा, डीएनए, और दूसरा है हिस्टोन्स। हिस्टोन्स प्रोटीन्स है। ठीक है, डीएनए 40% रहता है, और जो
हिस्टोन्स है वो 60% रहते हैं। ठीक है, तो एग्जाम में ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है अच्छा खासा कि क्रोमेटिन फाइबर किन किन चीजों से बनता है और उसकी कंपोनेंट्स क्या है, उसका कंपोजिशन क्या है। तो डीएनए और हिस्टोन से बना रहता है और 40% और 60% उसका कंपोजिशन है। आखिर डीएनए और हिस्टोन्स बना रहता है तो कैसे ही अरेंज रहता है, ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और एग्जाम से बहुत पूछता है कि डीएनए और हिस्टोन्स आखिर कैसे अरेंज रहते हैं। देखिए हिस्टोन्स है तो 8 हिस्टोन देखिए, 1 2 3 4 ऐसे जुड़ते हैं, 1 2 3 4 और इसके पीछे भी 4। क्या बोला हूं मैं, 1 2 3 4 और इसके पीछे भी 4। इसका मतलब 8 हिस्टोन मॉलिक्यूल्स है, वो क्या करते हैं एक दूसरे में कंबाइन करते हैं और उसके बाद उन 8 के ऊपर थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर ऐसे देखिए, ऐसे थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स। जैसे मैं इसको अच्छे से बताता हूँ, फुटबॉल ले लीजिएगा, फुटबॉल आपके लिए क्या हो जाएगा, हिस्टोन प्रोटीन्स हो जाएंगे। 8 कोर्स ऑफ प्रोटीन एक फुटबॉल हो जाएगा और फुटबॉल के चारों तरफ जब एक रस्सी लपेट दीजिएगा, वो रस्सी हो जाएगा डीएनए। अब समझ रहे हैं कि फुटबॉल को लेके उसके चारों तरफ रस्सी को लपेट दिया जाए, जो फुटबॉल होगा वो हिस्टोन्स प्रोटीन्स का काम करेगा और डीएनए का जो रस्सी होगा वो डीएनए का काम करेगा। अब समझ रहे हैं उस स्ट्रक्चर को क्या बोलते हैं, हम लोग बोलते हैं उसको न्यूक्लियोसोम। क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोसोम। एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि व्हाट इज न्यूक्लियोसोम। न्यूक्लियोसोम आखिर क्या होता है, तो देखिए इसका डेफिनेशन कि व्हेन हिस्टोन्स कितने 8 कोर स्फेरिकल शेप में होता है इसलिए इसको कोर बोला जा रहा है। व्हेन हिस्टोन्स 8 हिस्टोन्स, व्हेन 8 स्टोन्स कंबाइन विथ डीएनए स्ट्रैंड। ठीक है, तो इसको हम लोग बोलते हैं न्यूक्लियोसोम। ठीक है, समझ में आया। तो आखिर ये हिस्टोन्स और डीएनए एक दूसरे से कंबाइन कैसे कर लेते हैं भाई, कैसे इनके अंदर फोर्सेस कैसे आती होंगी कि एक दूसरे से कंबाइन कर लेते हैं। तो देखिए जो हिस्टोन्स हैं वो है पॉजिटिवली चार्ज। क्या बोला हूं मैं, हिस्टोन्स आर पॉजिटिवली चार्ज पर जो डीएनए है वो निगेटिवली चार्ज है। समझे, जो हिस्टोन्स है वो पॉजिटिव चार्ज है और जो डीएनए है वो निगेटिव चार्ज है, जिसके कारण अनलाइक चार्जेस क्या होते हैं एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। केमिस्ट्री में पढ़ा होगा आपने कि अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। तो क्या करते हैं एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं और एक न्यूक्लियस वाला स्ट्रक्चर बना लेते हैं। न्यूक्लियस स्ट्रक्चर कैसे होता है, फुटबॉल पे रस्सी लपेट देना, न्यूक्लियस बन जाएगा। ठीक है, न्यूक्लियस समझ में आया भाई, ये न्यूक्लियोसोम बन गया। आखिर ये न्यूक्लियोसोम और क्रोमोसोम में क्या रिलेशन है, देखिए जो डीएनए है, डीएनए हिस्टोन मिलकर न्यूक्लियोसोम बनाया और न्यूक्लियोसोम क्या है, क्रोमेटिन फाइबर्स है और क्रोमेटिन फाइबर्स तो ही क्रोमोसोम से बनते हैं ना। अब रिलेशन समझ में आया। तो देखिए कैसे, मैं एक आपको चार्ट दे रहा हूँ, देखिए कैसे हिस्टोन्स आया। ठीक है, कितने 8। ठीक है, 8 हिस्टोन्स आए, फिर से डीएनए स्ट्रैंड आया, ये आया, ये दोनों काम कंबाइन करके क्या बना है, न्यूक्लियोसोम बना है। क्या बना है, न्यूक्लियोसोम। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे कॉइलिंग होता है। क्या होता है, कॉइलिंग होता है। और कॉइलिंग होने का मतलब क्या होता है, सबसे पहले तो ऐंठन, कॉइल पर जैसे हमने देखा है ना, ऐसे देखिए ऐसे ऐसे कॉइल होता है ना, वैसे ही और कॉइलिंग मतलब और सिकुड़न आ जाता है इसमें। और कॉइलिंग के बाद सुपर कॉइलिंग, और अधिक सिकुड़न आ जाता है, और भी अधिक सिकुड़न आ जाता है इनके। ठीक है, उसको बोल देंगे सुपर कॉइलिंग। और उसके बाद क्या होता है, ये बनाते हैं क्रोमैटिन फाइबर्स। ठीक है, उसके बाद ये क्या बनाते हैं, क्रोमैटिन फाइबर्स बनाते हैं। और जब क्रोमैटिन फाइबर्स बन जाता है तो क्रोमैटिन फाइबर्स और भी डेंस हो जाते हैं, और भी अधिक डेंस हो जाते हैं और उसके बाद क्या बना देते हैं, क्रोमोसोम। क्रोमोसोम कैसा दिखता है, देखिए ऐसे,
ऐसे, बीच में सेंट्रोमियर, फिर से ये ऐसे, ये ऐसे। ठीक है, क्रोमोसोम। तो समझ में आया? हिस्टोन कंबाइन हुआ डीएनए के साथ, बनाया क्या, न्यूक्लियोसोम। और न्यूक्लियोसोम क्या हुआ, कॉइलिंग हुआ। कॉइलिंग होने के बाद उसके उसके साथ सुपर कॉइलिंग हुआ, और भी ज्यादा कॉइलिंग हुआ। और उसके बाद क्रोमेटिन फाइबर्स बनाया, क्रोमेटिन फाइबर्स बनाने के बाद क्रोमोसोम्स बना दिया। ठीक है, क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर ऐसा होता है। ठीक है, तो आपको क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर समझ में आया? स्ट्रक्चर समझ में आया ना क्रोमोसोम का, कैसा होता है और किन चीज बनता है, डीएनए और हिस्टोन। ठीक है, तो आज हमने क्या क्या पढ़ा कि क्रोमेटिन फाइबर्स क्या होता है, सेंट्रियोल्स और सेंट्रोसोम के बारे में पढ़ा, कि डीएनए और हिस्टोन्स मिलके न्यूक्लियोसोम बनाते हैं वो पढ़ा। फिर से आखिरी ये क्रोमेटिन फाइबर्स क्रोमोसोम बनाता कैसे है वो पढ़ा। ठीक है, उसका क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर पढ़ा हमने कि जो क्रोमेटिड्स है और जो सेंट्रोमियर है कंबाइन करके क्रोमोसोम बना देते हैं। ठीक है, आज के लिए इतना ही। अगले क्लास में हम लोग पढ़ेंगे स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए। ठीक है, धन्यवाद।